नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए हिंदी और उर्दू साहित्य की कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज एक हास्य कहानी A.S. बुखारी पतरस की लिखी हुई। पतरस उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, इसलिए ये कहानी हालांकि उर्दू में है, कई जगह मैंने यहाँ शब्दों को हिंदी में अनुवाद कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सुनते हैं ये हास्य कहानी। मैं एक मियाँ हूँ। मैं एक मियाँ हूँ, आज्ञाकारी व फर्मा बरदार। अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी जिंदगी की हर एक बात से आगाह रखना उसूले जिंदगी समझता हूँ और हमेशा से इस पर कारबंद यानी हुनरमंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर यानी अच्छा करे। चुनाचे मेरी पत्नी मेरे दोस्तों की तमाम आदतों व तौर तरीकों से वाकिफ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज हैं उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे मित्र मंडली की जिन अदाओं ने मुझे मंत्रमुग्ध कर रखा है, उन्हें मेरी पत्नी एक शरीफ इंसान के लिए शर्मनाक समझती है। आप कहीं ये न समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी मुअज़्ज़ मजमे में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के कारण और कुछ खाकसार की सोहबत की बदौलत सबके सब ही सफेद पोश हैं। लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर खलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्जा साहब ही को लीजिए। अच्छे खासे और भले आदमी हैं, गो महकमाए जंगलात यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में एक माकूल ओहदे पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन शक्ल व सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ वह नहीं खेलते, गिल्ली डंडे का उनको शौक नहीं, जेब कतरते हुए कभी वो नहीं पकड़े गए। अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी पत्नी की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसकी माँ के पास मातम पुरसी तक को चली जाती हैं। गिल्ली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहती हैं। कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन वो बुजुर्ग जिनको दुनिया भर की जबान मिर्जा साहब कहते थकती नहीं, हमारे घर में मुए कबूतरबाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी मैं आसमान की तरफ नजर उठाकर किसी चील, कौवे, गिद्ध, शुक्रे को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतरबाज बनने लगा। इसके बाद मिर्जा साहब की शान में एक कसीदा शुरू हो जाता है, बीच में मेरी जानिब गुरेज, कभी लंबे छदों में कभी छोटे छंदों में। एक दिन जब ये वाकया पेश आया तो मैंने दृढ़ इरादा कर लिया कि इस मिर्जा कमबख्त को कभी पास न फटकने दूंगा। आखिर घर सबसे ऊपर है, मियाँ बीवी के आपसी निष्ठा के मुकाबले में दोस्तों का सुख क्या चीज है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्जा साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चोंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा बैठेंगे नहीं। आखिर बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्जा बोले क्यों भई, खैर बाशद। मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ। अब मेरे दिल में फिक्रे खोलने शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब कुछ कह डालो और चल दो,
फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसलिए किसी ढंग से बात शुरू करो, लेकिन समझ में न आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा, मिर्जा भाई, कबूतर बहुत महंगे होते हैं। ये सुनते ही मिर्जा साहिब ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। इसके बाद दाने की महंगाई के मुतालिक फूल बरसाते रहे और फिर महज महंगाई पर बातचीत करने लगे। उस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खटपट का इरादा दिल में बाकी था। खुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हमने कहा, चलो अब मिर्जा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल। चुनाचे दूसरे दिन मिर्जा से भी सुलह सफाई हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी कड़वा करने के लिए एक ना एक दोस्त हमेशा काम में लगा रहता है। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और अच्छाई कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि हमारी पत्नी को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदतों की झलक नजर आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी जाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही अस्तित्वहीन हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं, इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनके घर नाश्ता जबरदस्ती सुबह के 7 बजे करा दिया जाता है। और अगर हम कभी इंसानी कमजोरी के तकाजे से मुर्गों की तरह तड़के उठने में कोताही करें, तो फौरन कह दिया जाता है कि ये इस निखट्टू नसीम की सोहबत का नतीजा है। एक दिन सुबह सुबह हम नहा रहे थे। सर्दी का मौसम, हाथ पांव कांप रहे थे। साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था कि इतने में हमने खुदा जाने किस अज्ञात जज्बे के मातहत गुसल खाने में अलापना शुरू किया और फिर गाने लगे कि तोरी छलबल है न्यारी। इसको हमारी इंतहाई बदमजाकी समझा गया और इस बदमजाकी का असल दोषी हमारे दोस्त पंडित जी को ठहराया गया। लेकिन हाल ही में मुझ पर एक ऐसी त्रासदी गुजरी है कि मैंने तमाम दोस्तों को तर्क कर देने की कसम खा ली है। 3-4 दिन का जिक्र है कि सुबह के वक्त रोशन आरा ने मुझसे मायके जाने की इजाजत मांगी। जब से हमारी शादी हुई है, रोशन आरा सिर्फ 2 दफा मायके गई है और फिर उसने कुछ इस सादगी और अधिकार से कहा कि मैं इनकार न कर सका। कहने लगी, तो फिर मैं 1:30 बजे की गाड़ी से चली जाऊं। मैंने कहा, और क्या। वह झट तैयारी में मशगूल हो गई और मेरे दिमाग में आजादी के ख्यालात ने चक्कर लगाने शुरू किए। यानी अब बेशक दोस्त आए, बेशक उधम मचाएं, मैं बेशक गाऊं, बेशक जब चाहूं उठूं, बेशक थिएटर जाऊं। मैंने कहा, रोशन आरा जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। साथ स्टेशन पर गया। जब गाड़ी में सवार करा चुका तो कहने लगी, खत जरूर लिखते रहिए। मैंने कहा, हर रोज, और तुम भी। खाना वक्त पे खा लिया कीजिए, और हाँ, धुली हुई जुराबें और रुमाल अलमारी के निचले खाने में पड़े हैं। इसके बाद हम दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा दिल भी बेताब होने लगा और जब गाड़ी रवाना हुई तो मैं देर तक हैरान प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ किताबों की दुकान तक आया और मैगजीनों के पन्ने पलट पलट कर तस्वीरें देखता रहा। एक अखबार खरीदा, तह करके जेब में डाला और आदत के मुताबिक घर का इरादा कर लिया। फिर ख्याल आया कि अब घर जाना जरूरी नहीं, अब जहां चाहूं जाऊं, चाहूं तो घंटों स्टेशन पर ही टहलता रहूं।
دل چاہتا تھا کھولا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزاد سا باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا، سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد، حضور، دیکھو حجام کو جا کر کہہ دو کہ کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا، 11 بجے، سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے نہ پہنچ جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیئرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، کیوں بے، آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا، حضور آپ تو جانتے ہی ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے؟ بہت مایوس ہوا، باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے۔ دفتر پہنچا، دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے، تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا، تھیٹر۔ کہنے لگے، بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا۔ جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، یہاں تک کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا، لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گتیں بجاتا رہا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا، ابے یار، اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:15 بج رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگھنے لگا۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا، حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا، یہیں بلا لاؤ۔ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ اتساہ نہ تھا جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا۔ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا
और सौदाइयों की तरह उस रुमाल को तकता रहा। अलमारी का एक और खाना खोला तो सुरमई रंग का एक रेशमी दुपट्टा नजर आया। बाहर निकाला, हल्की हल्की अतर की खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक उस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया, घर सूना मालूम होने लगा। बहुतेरा अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू टपक ही पड़े। आंसुओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सचमुच रोने लगा। सब जोड़े बारी बारी निकाल कर देखे, लेकिन न मालूम क्या क्या याद आया कि और भी बेकरार होता गया। आखिर न रहा गया, बाहर निकला और सीधा तार घर पहुंचा। वहां से तार दिया कि मैं बहुत उदास हूं, तुम फौरन आ जाओ। तार देने के बाद दिल को इत्मीनान हुआ। यकीन था कि रोशन आरा अब जिस कदर जल्द हो सकेगा आ जाएगी। इससे कुछ ढारस बंध गई और दिल पर से जैसे एक बोझ हट गया। दूसरे दिन दोपहर को मिर्जा के मकान पर ताश का मार्का गर्म होना था। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिर्जा के वालिद से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसलिए सलाह ये ठहरी कि यहाँ से किसी और जगह सरक चलो। हमारा मकान तो खाली था ही, सब यार लोग वहीं जमा हुए। अमजद से कह दिया गया कि हुक्के में अगर जरा भी बाधा पड़ी तो तुम्हारी खैर नहीं, और पान इस तरह से निरंतर पहुंचते रहें कि बस तांता लग जाए। अब उसके बाद के वाक़ियात को कुछ मर्द ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। शुरू शुरू में तो ताश बाकायदा और बाज़ाब्ता होता रहा। जो खेल भी खेला गया बहुत माकूल तरीके से, कवायद व कानून के मुताबिक और गंभीरता व संजीदगी के साथ। लेकिन 1-2 घंटे के बाद कुछ खुशतबई शुरू हुई। यार लोगों ने एक दूसरे के पत्ते देखने शुरू कर दिए। ये हालत थी कि आंख बची नहीं और एक आध काम का पत्ता उड़ा नहीं, और साथ ही कह कहे पर कह कहे उड़ने लगे। 3 घंटे के बाद ये हालत थी कि कोई घुटना हिला हिला कर गा रहा है, कोई फर्श पर बाजू टेके सीटी बजा रहा है, कोई थिएटर का एक आध मजाकिया फिक्रा लाखों दफा दोहरा रहा है, लेकिन ताश बराबर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद धौल धप्पा शुरू हो गया। इन खुशफेलियों के दौरान में एक मस्खरे ने एक ऐसा खेल तजवीज कर दिया जिसके आखिर में एक आदमी बादशाह बन जाता है, दूसरा वजीर, तीसरा कोतवाल, और जो सबसे हार जाए वह चोर। सबने कहा, वाह वाह क्या बात कही है। एक बोला, फिर आज जो चोर बना उसकी शामत आ जाएगी। दूसरे ने कहा, और नहीं तो क्या, भला कोई ऐसा वैसा खेल है, सल्तनतों के मामले हैं, सल्तनतों के। खेल शुरू हुआ। बदकिस्मती से हम चोर बन गए। तरह तरह की सजाएं तजवीज होने लगी। कोई कहे नंगे पांव भागता हुआ जाए और हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए। कोई कहे नहीं हुजूर, सबके पांव पड़े और हर एक से 2-2 चांटे खाए। दूसरे ने कहा, नहीं साहब, एक पांव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे। आखिर में बादशाह सलामत बोले, हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज की एक लंबोतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए और उसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए, और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चिलिम भर कर लाए। सबने कहा, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, क्या सजा तजवीज की है, वाह वाह। हम भी मजे में आए हुए थे। हमने कहा, तो हुआ क्या, आज हम हैं, कल किसी और की बारी आ जाएगी। निहायत हंसते हुए माथे से अपने चेहरे को पेश किया। हंस हंस कर वो बेहुदा सी टोपी पहनी, एक संतुष्टि की शान के साथ चिलम उठाई और जनाने का दरवाजा खोलकर बावर्ची खाने को चल दिए, और हमारे पीछे कमरा कह-कहों से गूंज रहा था। सहन में पहुंचे ही थे
کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئیں۔ منہ سے برقع الٹا تو روشن آرا۔ دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک کپ کپی سی پھیل گئی، زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں بہت اداس ہوں، اور اپنی یہ حالت کہ منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبو تری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مردانے کمرے سے کہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔ روح ٹھنڈ سے جم گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، بس میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک آپ اتنا تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں نے اپنے آپ کو حد شریف ثابت کر رکھا ہے۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کر سکتی۔ میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا، نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا حجام کے، اور ان سے بھی نہایت کم باتیں کروں گا۔ خط ہے؟ جی ہاں، دے جاؤ، چلے جاؤ، ناخن تراش دو، بھاگ جاؤ۔ بس اس سے زیادہ بات نہ کروں گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔ شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے A.S. بخاری پطرس کی لکھی ہوئی ہاسیہ کہانی میں ایک میاں ہوں۔ امید ہے یہ کہانیاں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ میرے چینل پر آنے کے لیے اور ان کہانیوں کو سننے کے لیے دھنیہ واد۔